चलें, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? आयनिक इक्विलिब्रियम की बेसिक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने मोनो एसिडिक बेस और डाई एसिडिक बेस के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है ना? यस सर। क्या पढ़ा दिया था लास्ट में? हाँ, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर डाई बेसिक एसिड हो गया। चलो, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, लिखिए। क्वेश्चंस कराए थे मैंने? नहीं। क्वेश्चन नहीं कराए? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या मैंने आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू और मोर मोनो एसिडिक बेस या मोनो बेसिक एसिड के बारे में पढ़ाया है? रिलेटिव स्ट्रेंथ। चलो, आज से हम लोग नया पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ of two or more अभी दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्लास लाइव है ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पावनी बेटा, आज आप लाइव हैं? आज आपको अपनी फीस की रेसिप्ट कलेक्ट करनी थी, रखी हुई है मेरी तो, हाँ मेरी कलेक्ट कर लीजिए। टू और मोर मोनो एसिडिक बेस एंड या फिर मोनो बेसिक एसिड। बात समझ में आ गई? चलिए लिखिए, पॉइंट लिखिए। कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, comparison of relative strength means comparison of relative strength means comparison of degree of dissociation, comparison of degree of dissociation that is higher the value of alpha, higher will be acidic strength। जितनी ज्यादा वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा की होगी, उतना ही वो एसिड या बेस क्या होगा? एसिडिक होगा। चलिए कंडीशंस लिखिए। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम लोग केस 1, फर्स्ट केस। देखिए, व्हेन एसिड आर सेम, क्या सेम हो? एसिड सेम हो, बट देयर कॉन्सेंट्रेशन आर डिफरेंट। एसिड सेम हो लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो? डिफरेंट। नोट करो। जैसे मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड लिया, क्या लिया? ठीक है, एक का कंसंट्रेशन था दैट इज 0.1 मोलर और दूसरे का कंसंट्रेशन है
दैट इज 0.001 मोलर। अब जाहिर सी बात है इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है दैट इज अल्फा 1 और इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो अल्फा 2 होगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, वहाँ समझ में आ गई? अभी तो मैंने किया ही कहाँ है कुछ। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए इसकी अगर वैल्यू के होगी तो इसकी भी के होगी। अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट के अपॉन सी, ऐसा ही कुछ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी1 और यहाँ पर क्या होगा? सी1 ना कंसंट्रेशन वही जाएगा और यहाँ अल्फा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी2। अब अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? C2 अपॉन C1। के कट जाएगा अगर मैं इसको बड़ा करूँ साइड में, मतलब आपने किया कि अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन C1 अपॉन अंडर रूट के अपॉन C2 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो गया? अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट C2 अपॉन C1 आ गया। उन महानुभावों के लिए जिनको थोड़ा सा नहीं समझ आया। देखिए, अब कंसंट्रेशन आपने देखा था पहले कितना था? 0.001 अपॉन 0.1। क्या आप इसको 1 अपॉन 100 नहीं लिख सकते? तो इसको मैं क्या लिख दूं? 1 अपॉन 10 लिख सकता हूँ, या दैट इज 0.1 लिख सकता हूँ। अगर मैं दूसरी तरीके से सोचूं, अगर मुझे आगे बढ़ूं तो मैं ये अगर लिखूं अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, तो अल्फा 2 इज इक्वल टू 10 अल्फा 1, ऐसे ही तो होगा। इसका मतलब अल्फा 2 क्या है? ज्यादा है अल्फा 1 से। कोई दिक्कत? अब ये क्यों हमारा ऐसा हुआ? क्योंकि अगर एसिड सेम है तो के की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अगर सेम एसिड है तो के की वैल्यू सेम होगी। आगे बढ़ जाए। चलिए केस देखिए, when acids are different but their concentration are same। एसिड डिफरेंट हो लेकिन तो इसका मतलब के क्या होगा? डिफरेंट, मतलब K1 होगा और K2 होगा और कंसंट्रेशन तो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C। चलो देख लेते हैं। जितने भी एसिड ले रहे हैं हम ऑर्गेनिक एसिड ले रहे हैं, वीक ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक एसिड था वीक एसिड है ना। ठीक है, चलिए अब बताइएगा C1 की वैल्यू क्या है? C किसको ठंडी लग रही है? किसी को ठंडी लग रही है, किसी को गर्मी लग रही है, किसी को कम ठंडी लग रही है, किसी को ज्यादा ठंडी लग रही है। ठीक है, चलो सॉल्व करो। अब मैंने K1 K2 की बात की है ना, तो K1 और K2 की वैल्यू कुछ दे देता हूँ। इसकी वैल्यू लिखिए 2 ×
इंटू 10⁻⁻5 और इसकी हो गई 2 इंटू 10⁻⁻4। चलिए सब कुछ पुराने ही जैसा है, बस फॉर्मूला में जो वैल्यू है आपको पता है, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी। यहीं से सॉल्व करिए। हो जाएगा। बेटा गलत कर रहे हो तुम, फॉर्मूला देखो। अंडर रूट के होता है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए मैं खुद सॉल्व कर लेता हूँ इन तेज बच्चों के लिए। अल्फा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट के 1 अपॉन सी और अल्फा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट के 2 अपॉन सी। यही होगा। तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 यही तो है, अंडर रूट के 1 अपॉन सी अपॉन अंडर रूट के 2 अपॉन सी। तो क्या हो गया, अंडर रूट के 2 अपॉन के 1। यही तो होगा, नहीं सॉरी यही होगा, सिंपल रहेगा के 1 अपॉन के 2 यही होगा। सर रूट 10 अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2। ठीक है, अब ये देखिए वैल्यू आपको पहले से पता है, 2 इंटू 10⁻⁵। यस सर, यस सर। और ये माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस। क्या मैं इसको ऐसे सिंपल नहीं लिख दूँ 1/10 यस सर। लिख सकता हूँ? 0.1 होगा। ठीक है, ये तो हो गया। Yes, sir. चलिए नोट करिए। रूट 10 अल्फा 1 इक्वल टू ठीक है, क्या रहा है, रूट 10 अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 10। ऐसे लिख दो ना। तो क्या मैं इसको और सिंपल करूँ, मैं लिखूंगा अल्फा 2 इज इक्वल टू रूट 10 अल्फा, है ना। तो लिखिए ऐसे सिचुएशन में अल्फा 2 कोई दिक्कत? चलो अब आगे की बात करते हैं। आगे बढ़े यस सर। तो ऐसे बैठे बैठे घूम जाओ कुछ देर में, नहीं सर। ठीक है। केस 3 क्या, अब एसिड भी अलग है और कंसंट्रेशन भी अलग है। सिंपल लिखिए, when acid are different and their concentration is also different. नोट करो।
ठीक है, यहाँ आ जाएगा क्या, क्या क्यों क्यों -5 टू इंटू 10⁻⁵ है। आपने -4 लिखा। कहाँ -4 लिखा है, देखो किसका पॉइंट बनाया। माने तुम्हारा ही 5 सही रहेगा है, 5 नहीं है दिख रहा इनको। पुराने जमाने ये अभी कल ही आए हैं मॉडर्न जमाने। हाँ सीधे यहीं चले आए। पढ़ाई की नहीं होती। तो हो गया, सॉल्व करो। हो गया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया, Yes, sir. यहीं सॉल्व कर दो क्या। यस सर। Sir, alpha 1 is equal to under root 10 to the power minus 12. हाँ दैट इज 0.1 एल्फा राइट इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -2। तो जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 की पावर -2, ऐसे ही कुछ आएगा ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि अल्फा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 की पावर -2 अल्फा 2 राइट। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा 1 इज इक्वल टू 10 की पावर -1 अल्फा 2, ये तो होगा। दैट इज अल्फा 1 इज इक्वल टू 0.1 अल्फा 2, यही है ना। Yes, sir. नोट करिए। थोड़ा सा दीजिए। और साइड हो जाए, दीवार चल जाए। इसीलिए ये थोड़ा सा और हमने कटवा रखा है अल्ट्रा एज। ठीक है, क्वेश्चन दें, क्वेश्चन दो। चलिए आप लोग सॉल्व करिएगा, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज, मैं सीधे डेटा दे रहा हूँ और आपको अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच का रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच का रिलेशन। आंसर बताइए, मुझे लगता है तुरंत आंसर आना चाहिए। और सिंपल है, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट k1 अपॉन k2 इंटू c2 और ये c2 और c1। हाँ सही है आंसर, इस बच्चे का भी है, मतलब अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, यही आ रहा होगा ना। Yes, sir. तो आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -4
इंटू 10 की पावर -2। मतलब जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो भैया 10 की पावर सब कुछ कर दिया है, दैट इज √1 कहो या 1 कहो एक ही बात। इसका मतलब क्या होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वल टू 1 आएगा ना, 1। तो इसका मतलब अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2। अच्छा क्वेश्चन था। यस सर। है ना बढ़िया। चलिए हेडिंग डालिए, कॉमन आयन इफेक्ट। क्या डालेंगे, हेडिंग डालिए कॉमन आयन इफेक्ट। आप लोगों के रिवीजन बैच की सीरीज स्टार्ट होने की वाली है और उसके क्वेश्चन वगैरह बहुत तगड़े बन रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि एनसीईआरटी की पीपीटी बन रही है, उसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर डाले जा रहे हैं डायरेक्ट, जो आए हुए हैं सीधे उन पर किस तरीके से आपने जो नोट्स पढ़ी है उनसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। टॉपिक वाइज कोशिश कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज डालें और मतलब मज़ा आ जाएगी आपको। 15 नवंबर के बाद से और सर उसकी जो सबसे पहले स्टार्ट ही फिजिकल चैप्टर से होंगे। सर फिजिकल पहले वो हम केमिस्ट्री, लोग को भेजना है। यस हाँ पहले मतलब ये है कि 11 के सेशंस में 11 के फिजिकल केमिस्ट्री, 12 के सेशन में 12 की फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री सिखा देंगे ताकि आप दोबारा से आपके पास एक एनर्जी आ जाए और दोबारा से आप उन चैप्टर्स पे काम करना शुरू करें जो एक्चुअल में एग्जाम में आने वाले। सिर्फ उतने ही टॉपिक पर डिस्कशन होगा, नोट्स बनवा दी, सब कुछ बनवा दिया, अब सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत ही जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर या थर्मल, उल्टा चलना चाहते हो क्या, ये आयनिक खत्म करें तो आयनिक ही करा दें। यस यस तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो करा देंगे। सर मोल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन भी ज़्यादा ठीक रहेगा। चल ठीक है उस पर डिस्कस करेंगे, उसका पूरा फॉर्मेट बनेगा। इट इज बेस्ड ऑन, चलो बोलते हो हम लोग। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन लीच पीरियड प्रिंसिपल। ये व्हाट इज दिस, सबसे पहले लिखिए, strong electrolyte is added in ionic equilibrium of weak electrolyte then degree of dissociation of weak electrolyte decreases. ये क्या लिखा है? This effect is known as, आपको पता ही है, कॉमन है इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज, अब देखो हो क्या रहा है कि कोई भी रिएक्शन है वो अपनी आयनिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, आयनिक रिएक्शन है और वो अपनी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अगर हम उस कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कुछ भी है, मान लो 0.1 है, 0.2 है, कुछ भी है, और अगर हमने उसमें आयनिक जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, तो उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो रेट है वो और कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और इसी फिर कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अच्छा, वो जो आयनिक कंपाउंड आप डालोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप डालोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलना या आयनिक कंपाउंड बोलना एक ही बात। तो आपको पता ही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, बेस होता है, एसिड होता है, सॉल्ट होता है, इनऑर्गेनिक बेस, इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे वीक एसिड, वीक बेस, या जो है क्या कह सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह, ऑर्गेनिक बेसिस वगैरह, वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, एस ब्लॉक के जितने भी मेटल्स होते हैं उनके हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड्स
These are strong bases, right? इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में जितना आप लेफ्ट से राइट जाएंगे उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, उतना नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, वहां से ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो लिखा है कि when strong electrolyte is added in ionic equilibrium of weak electrolyte, then degree of dissociation of weak electrolyte decreases and this effect is known as common ion effect। चलिए अब देखिए, एक एसिड है दैट इज एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, बहुत वीक एसिड है। अगर ऐसा ना होता तो आपके मुंह में जीभ बचती ही ना, थोड़ी देर में, नहीं तो जीभ निकल जाती, गल जाती, सिरका का खा लेते। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आप नींबू खाते हैं और कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके दांत जो है वो, मतलब ऐसा लगता है कि वो एब्रेड हो गए। क्या हो गया? एब्रेड हो गए। ऐसा लगता है कि ऊपर की लेयर चिप ऑफ हो गई। ऐसा लगता है कि नहीं? ज्यादा निबूड़ा कर लो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके दांत की जो सरफेस है वो थोड़ी अपग्रेड हो गई। हाँ, ऐसा रूखी रूखी लगती है, राइट? इसका मतलब, हाँ एग्जैक्टली। और कुछ हद तक ये बात सत्य भी है, कुछ हद तक ये बात सत्य भी है। रीजन क्या है कि सिट्रिक एसिड उसने क्या रिलीज किया? H+ आयन। क्या रिलीज किया? और सिट्रेट आयन उसने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट किया, कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्ट किया, मैग्नीशियम फॉस्फेट से रिएक्ट किया, और धीरे धीरे क्या होगा? वहां से कैल्शियम निकल आएगा, अब ये चीज जा करके वहां डिपॉजिट होगी। अच्छा, वो कैल्शियम निकला तो क्या हो गया? तुम्हारी एक लेयर कम हो गई ना। तो कॉन्सेप्ट वही है कि मतलब कैल्शियम का चिप ऑफ हो रहा है। जैसे ताजमहल के ऊपर आपके घर में जो टॉयलेट होता है, टॉयलेट में आपके घर में, जिसके घर में मार्बल लगा होगा, मार्बल बहुत चिकना चिकना सा होता है ना जब, और उसके ऊपर आप एसिड गिरा देते हो तो क्या ऐसी सरफेस कैसी हो जाती है? साफ हो जाती है लेकिन रफ हो जाती है। ऐसे ऐसे करो एकदम रूखी रूखी हो जाती है, फिर वो और जल्दी गंदी होती है। यही सेम चीज ताजमहल के साथ भी हो रहा है। ये लोग कैसे पढ़ रहा है? तो ऊपर की जो लेयर है वो डिजॉल्व हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इस सब कहने का मतलब ये था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है? बहुत जल्दी रिएक्ट करती है और क्या रिलीज करती है? बहुत सारे H+ आयन। क्या करती है? बहुत सारे H+ आयन। तो जब बहुत सारे H+ आयन रिलीज करेगी तो बहुत ज़्यादा एसिडिक माहौल एसिडिक हो जाएगा, रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? सिरका बहुत थोड़ा सा एसिडिक होता है, इसीलिए इतने दिन से आपके दांत चल रहे हैं, कितना भी खट्टा खा लो। रीज़न क्या है कि बहुत थोड़ा थोड़ा एसिड रिलीज करता है। मतलब अगर एक मोलर कंसंट्रेशन लिया तो हो सकता है 0.001 मोलर HIN रिलीज हो उसमें से, उतना ही डिजॉल्व हो, बाकी सब CH3COOH के फॉर्म में ही निकल जाए। मतलब आपको खतरा CH3COOH से नहीं है, आपको खतरा है HIN से। इससे तो जितने अमाउंट में ये बनेगा वही उसकी एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। बात समझ में आ गई? चलिए लिखिए, अब आपको पता है कि कोई भी सॉल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी सॉल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर हम यहाँ पर CH3COONA ले लें, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। क्या? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है ना, एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या? और अगर तुमने इसका जितना भी अमाउंट लिया 100% आयोनाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये टूटेगा CH3COO- और Na+। इसमें टूटा CH3COO- और Na+। ये CH3O- आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रोडक्ट का कोई एक प्रोडक्ट नहीं है दिख रहा है? someone part of the product?
part of the product something common in strong electrolyte and weak electrolyte. Product of strong electrolyte and product of weak electrolyte. Now this will get combined. अब कहोगे सावन ये इससे क्यों कंबाइन नहीं किया? मैं तुमसे ये कहूँगा कि जितने अमाउंट में एसिटिक आयन बना था उतने ही अमाउंट में एच आयन बना था. जैसे पानी एसिडिक क्यों नहीं होता जबकि पानी में H प्लस आयन बन रहा है, तो जितने अमाउंट में H प्लस आयन बनता है उतने ही अमाउंट में OH आयन, तो पानी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है. अभी तक तो सब कुछ सेम था, लेकिन जैसे ही ये आयन फ्री था ना, अब ये देखो यहाँ 10 एसिटेट आयन है, 10 H प्लस आयन है, और यहाँ पर 20 एसिटेट आयन है. ये एसिटेट आयन H आयन से रिलेट करेगा एक्स्ट्रा वाला और क्या बना लेगा? एसिटिक एसिड. क्या बनाएगा? और एसिटिक एसिड इज द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट. ऐसा लग रहा है रिएक्शन बैक में चली गई. देखिए रिएक्टेंट बन गया. क्या बन गया? प्रोडक्ट धीरे धीरे कम होने लगा, रिएक्शन किधर की तरफ आने लगी? बैकवर्ड. क्योंकि सॉरी माफ कीजिएगा, प्रोडक्ट ज्यादा हो गया. क्या ज्यादा हो गया? वन ऑफ द प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, तो प्रोडक्ट ज्यादा हुआ ना. और जब प्रोडक्ट ज्यादा होता तो रिएक्शन किधर आती है? बैकवर्ड में. तो देखो बैकवर्ड में आई कि नहीं आई? रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए क्या करेंगे? अपोजिट आयन इफेक्ट. क्या करेंगे? मतलब कुछ भी ऐसा जो यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर दे. क्या? कोई एक प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर दे. जब प्रोडक्ट एलिमिनेट होगा तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा, तो रिएक्शन किस तरफ आएगी? बस समझ में आ रही? नोट करिए. चलो आपको अगर के निकालना हो, के इसका अगर नहीं लिखोगे के, तो आप क्या लिखोगे? CH3CO माइनस और HIN अपॉन CH3CO. यही तो होगा. लिख लो भाई. अब देखो अगर शुरू में इसकी कंसंट्रेशन C होगी तो इसकी क्या होगी? 0 0. इसकी अगर मान लो C होगी तो ये बनेगा कितना? C अल्फा. ये बनेगा C अल्फा. ये कितना बचेगा? C माइनस C अल्फा. ये सब तो कॉमन है. पुराने टाइम में हम लोग ये सब पढ़ते थे. अब बात आती है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कॉमन आयन इफेक्ट, तो कैसे उसको सॉल्व कर दें. हेडिंग डालिए, आगे बढ़े. हेडिंग डालिए, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड on common ion effect. Question based on common ion effect. सबसे पहला स्टेप है write the degree of dissociation of weak electrolyte. दूसरा स्टेप है concentration of common ion. कौन डिसाइड करता है? विल बी डिसाइडेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन विल बी डिसाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. थर्ड इज वी हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन from above equation. अच्छा एक बात याद रखिए, एक बात देखिए जरा. मैंने ऐसा माना था कि मेरा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो आयनाइज ही नहीं हुआ. देख रहे हो? और हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज हुआ था. देख रहा है? सो वी हैव टू अज्यूम. देखा है ना? क्योंकि कॉमन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कौन डिसाइड करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो वी हैव टू assume that weak electrolyte is almost undissociated. ऐसा हमें मानना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा. ठीक है. You have to calculate the alpha of weak electrolyte, degree of dissociation of weak electrolyte with the help of concentration of uncommon
बाकी इंपॉर्टेंट क्या था, हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये निकालना है। कंसंट्रेशन कौन डिसाइड करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसाइड करेगा। वी कैलकुलेट द कॉमन आई calculate the concentration of common ion from the above equation. एक पॉइंट ये वाला सही है। यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करो, इसको बना 4 इसको बना 5। यहाँ लिखो, चाहो तो लास्ट में भी लिख लो, कंसंट्रेशन ऑफ weak electrolyte at equilibrium is equal to its initial concentration। क्यों नहीं, ये देखो ना रीजन क्या है, यहाँ पर देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन C है ना, क्योंकि आयनाइज ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। दूसरा है कि जो कॉमन आयन है उसका कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बराबर होगा। तीसरी बात, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर, वो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगा। और तीसरी बात, मतलब फोर्थ इज, जो वी हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम अबव इक्वेशन। We have to calculate the degree of dissociation of weak electrolyte with the help of concentration of uncommon ion like sodium. Sodium is uncommon ion, right? चलो करके दिखाता हूँ, या एचायन तो है ही नहीं उसमें। चलो दिखाता हूँ करके, एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा, बहुत मजेदार है। ये जितने स्टेप हैं मैं यही सारे स्टेप का इस्तेमाल करूंगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चले करें। एक क्वेश्चन है, हमने लिया CH3COOH और ये टुकड़ा था CH3COO माइनस और H प्लस में, और इसमें हमने ये कॉमन है डाला CH3COONA क्या डाला, और इसकी कंसंट्रेशन जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 0.01 मोलर। कितनी कंसंट्रेशन है, 0.01 मोलर। और ये है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसकी कंसंट्रेशन है C मोलर। कितनी है, ठीक है। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ, आप चाहो तो 2-3 स्टेप में कर सकते हो। मैं इसको सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ। आपने इसको C मोलर लिया, इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 0। अब अगली बात, हमेशा नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा था, चलो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखा था कि राइट कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन CH3CO minus is the common ion will be decided from the strong electrolyte। अच्छा होता ना, अगर तुम यही देख लो ना, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ CH3CONA, और ये टूटा क्या होना है CH3CO माइनस और Na प्लस, ये हो गया C माइनस C अल्फा, तो ये क्या बनेगा C अल्फा, और ये क्या बनेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, C अल्फा, क्या हो गई, हो गई ना। यही तो बात लिखी हुई है कि नहीं, और लिखा हुआ है, देखो अगला पॉइंट लिखा है, नेक्स्ट इज कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अनकॉमन आयन फ्रॉम द अबव इक्वेशन। ठीक है, अनकॉमन आयन इसकी कितनी है, इसका कितना है, बोलो, तो यहाँ पे क्या आएगा, नोट करो, क्या आएगा, अच्छा C मोलर था, और यहाँ पर कितना डिसोसिएट हुआ है, ये क्या होगा, कितना बचेगा, नोट करिए, ठीक है। चलिए अब आपको अगर मैं कह दूं K निकालने के लिए, क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस H प्लस और CH3CO, ये होगा, और कंसंट्रेशन पहले से दिया हुआ C अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा C माइनस C अल्फा, यही होगा कि नहीं, बोलिए।
चलिए अब आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखिए। द क्वेश्चन इज फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। जब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन तो ऐसे लिखते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ OH and degree of dissociation for 0.4 molar ammonium hydroxide solution which also contains 5.3 gram ammonium chloride in 1 liter solution। ये देखो 5.3 ग्राम इन 1 लीटर सोल्यूशन इज, बताइए, दैट इज 5.3 मोलर। किसकी बात कर रहे हैं? चलिए अब यहाँ पर हो गया, हमने दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर इकोनॉमिक एग्जामिनर ने केबी की वैल्यू ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड दी है 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, चलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर आपने जो बोला तो अमोनियम आयन में टूटा और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटा। ठीक है, ठीक है, चलो मान लो तुमने इसमें डाल दिया NH4Cl, क्या डाल दिया? ठीक है, तो आपको पता है शुरू में C होगा, ये होगा, ये जीरो, ये जीरो, ये हो जाएगा आपका C माइनस C अल्फा, ये क्या होगा C अल्फा और ये C अल्फा। एक बात समझ में आ गई, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा था कंसंट्रेशन ऑफ OH है, क्या पूछा था? दैट इज C अल्फा। कितना है? C अल्फा। तो यहाँ पर हो गया OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा। कितना कितना आ जाएगा? तो अल्फा इज इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन अपॉन C, यही तो होगा, यही होगा। चलिए C यहाँ पर क्या बता रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। C क्या बता रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई दिक्कत? मतलब मुझे अभी ये निकालना है कि साइड में आप समझ लिए, अभी मुझे और क्या क्या मिल जाए कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। अभी मुझे अल्फा नहीं मिला है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट के अपॉन सी। क्या होता है? इसका मतलब अपने को क्या निकालना है? सबसे पहले केबी। क्या निकालना है? केबी। चलो केबी निकालते हैं। दिया हुआ है। चलो तो और सॉल्व हो जाएगा जब केबी दिया हुआ है। चलो पहले बात को समझो, इसका मतलब केबी बराबर, तो OH आयन की कंसंट्रेशन भी तो पता करनी पड़ेगी। फिर अगर केबी दिया है तो हमको क्या निकालना होगा? OH आयन की कंसंट्रेशन। तो केबी बराबर क्या हो गया? NH4 प्लस, सिंपल है, OH आयन अपॉन NH4OH, यही तो है। ये नोट करो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 5 अमोनियम क्लोराइड का एटॉमिक मास देखो साइड में कहीं, 35.5 प्लस 4 प्लस 14 कितना आ रहा है? जरा देखिए, 4 4 8 8 5 13, 53 के आसपास आ रहा है क्या?
आ रहा है 53.5 आ रहा है क्या 53.5 लो बेटवा सॉल्व हो गया। अच्छा ये देखो सॉल्व हो गया 5.3 ग्राम लिया था 1 लीटर सोल्यूशन में। मैं व्हाइट कलर का यूज कर रहा हूँ देखो यहीं से सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोलैरिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अच्छा मोलैरिटी बोलो कंसंट्रेशन बोलो एक ही बात की नहीं है ना। व्हाट इज मोलैरिटी तो कहेंगे नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम में लीटर। अच्छा कितना वॉल्यूम है 1 लीटर। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा। जरा बताइए 5.3 अपॉन 53 और अपॉन 1 लीटर 1 लीटर मतलब इनटू 1 लीटर कर दूं। जरा आंसर बताइएगा 0.1 आएगा कि नहीं 0.1 आया कि नहीं कंसंट्रेशन मोलर आ गया 0.1 आ गया ये बात सही है। अच्छा एक बात देखो अभी मजा आ जाएगी। अब जरा अपनी नोट्स को खोलिए और जरा देखिए कॉमन आयन में कुछ कंडीशंस लिखवाई थी। सबसे पहला लिखा था कि हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। दूसरी बात लिखी थी कि कंसंट्रेशन कॉमन आयन का जो डिसाइड होता है किससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन से। कितना है 0.1 है ना तो इसका मतलब 0 स्ट्रॉन्ग है मतलब 100% आयोनाइज होगा। क्या होगा 100% इसका मतलब यहाँ पर आपने क्या लिया अमोनियम क्लोराइड और ये टूटेगा क्या अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में। इसका मतलब अगर इसका 0.1 है तो ये 0.1 ये भी बनेगा 0.1 ये भी ये बनेगा। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत। चलो जब यहां तक आपको दिक्कत नहीं तो हम लोग पीछे आ जाए। मतलब यहां पे अगर मुझे फॉर्मूले में लिखना है देखो अमोनियम आयन और क्या है हाइड्रोक्साइड आयन क्या लिखूंगा 0.1 क्या लिखूंगा 0.1 ठीक है क्या लिखूंगा यही तो कॉमन है। अरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में और अमोनियम क्लोराइड में यही तो कॉमन है तो इसी को तो लिखूंगा 0.1। अच्छा इसका नहीं पता मुझे इसका नहीं पता और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन एग्जामिनर ने 0.4 दे रखी है। अगर मैं फॉर्मूला देखूं क्या मैं इसको इधर इधर सॉल्व करके दिखा दूं ज्यादा आसान रहेगा आप लोग के लिए। आप अगर इसको देखेंगे तो केबी की वैल्यू एग्जामिनर ने दे रखी है कहीं कहीं दी थी कहाँ गया ये रहा होगा 1.8 दैट इज मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू। अच्छा अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.1 ये होगी और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं पता होगा अपने को और इसका डिवाइड किससे करेंगे 0.4 से किससे करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक काफी आसान है ना यहाँ तक। बस कैलकुलेशन ज्यादा दिख रही है लेकिन है नहीं लेंदी है मैं मान रहा हूँ है ना। ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटवा तो आंसर आएगा क्या पता है OH आयन की कंसंट्रेशन होगी दैट इज 7.2 इंटू 10 की पावर -5 मोलर। नोट कर लीजिए 7.2 इंटू 10 की पावर -5 मोलर। कोई दिक्कत यहाँ तक या फिर मोल पर लीटर। तो एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया क्या OH आयन की कंसंट्रेशन। अब लियो क्वेश्चन सॉल्व अल्फा 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 निकालना ना ये देखो ना सॉल्व कर दिया अल्फा इज इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन कितनी आई 7.2 अपॉन 0.4 यही होगा। हाँ अब 4 का टेबल पढ़िए कितना आएगा 1.8 जब इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 1.8 इंटू 10 की पावर यही आ रहा है क्या हाँ 18 हाँ 4 कर लो ना अब ठीक है ये ठीक है 10 की पावर 4 कर दें ठीक है आ गया
हाँ लग रहा टाइम हो गया ठीक है, नहीं अभी टाइम तो नहीं हुआ है। समझ में आ गया? बोलिए। सही था? क्वेश्चन आसान था। वो कंडीशन काम है कॉमन आयन वाली कि वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन विल बी डिसाइडेड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन से। हाँ यही तो बात हुई थी, और वो चीज यहाँ पर दिखा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अमोनियम क्लोराइड कितना था 0.1, और यही तो वैल्यू हमको वहाँ रखी किसकी, हमने कॉमन आयन की। तो एक बात लिख लो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को हम कॉमन आयन की कंसंट्रेशन की जगह यूज करते हैं। काम बन गया? वहीं पीछे कंडीशन में लिख लो, चाहे यही लिख लो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कई सारे क्वेश्चन हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को हम कॉमन आयन की कंसंट्रेशन की जगह यूज कर सकते हैं। यूज करते हैं, कर सकते हैं नहीं होता, करते ही हैं। ठीक है, चलिए समझ आया सब? कई सारे क्वेश्चंस हैं। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको होमवर्क असाइनमेंट भी भेज दूंगा। ठीक है, आप घर पे सॉल्व कर लेना, और फिर हम लोग यहाँ पर, या मैं उसका आपको सोल्यूशन भी वहीं दे दूंगा। फिर हम लोग प्रॉब्लम पढ़ लेंगे बेस्ड ऑन वाटर। ठीक है, थोड़ा सा काम आप भी करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास